नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, फाइनली हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब आ चुके हैं वैदिक काल पे। ठीक है, वैदिक काल को ना ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। साथियों, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, शायद नहीं बताया होगा तो आप सुन लीजिए। 3 चरणों में बांटा गया है इतिहास को। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जहाँ से हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, हम उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ना पाषाण काल था, तो वो पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, दूसरा चरण है साथियों आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपियों को हमने कभी नहीं पढ़ सका। यही कारण है कि जितने भी हमने उसके बारे में फैक्ट बताए हैं ना, डाटा, जैसे कि उनकी समय अवधि, तो वो भी अनुमान में ही था। आई बात समझ में। तीसरा चरण में आता है साथियों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ना हमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होता है, हमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होता है, हम उसे पढ़ भी पाते हैं। आई बात समझ में। तो ऐतिहासिक काल ना ऋग्वैदिक काल से वर्तमान तक की जितनी भी घटनाएं हैं ना, तो हम उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम रखेंगे। आई बात समझ में। तो आइए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल को ना 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। आई बात समझ में। उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बाद ना यजुर्वेद और अथर्ववेद सामवेद की रचना इसी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। साथ ही ब्राह्मण साहित्य उपनिषद का भी रचनाएं इसी काल में हुई है। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में वेदों की रचना हुई है। इस वजह से इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे इतिहास को ना वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो वैदिक ना वेद शब्द से बना है। ठीक है, तो वैदिक वेद शब्द से बना है और वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, आज हम हिंदी भाषा में ज्ञान बोलते हैं ना, तो उसे संस्कृत भाषा में वेद कहते हैं। आई बात समझ में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पूरे संस्कृत भाषा में लिखी हुई वेद है। आई बात समझ में। साथियों, वेद को ना अपरुषेय अर्थात देवकृत माना गया है। अपरुषेय मतलब पुरुषों ने इनकी रचना नहीं की है। किन्होंने रचना की है, तो देवकृत मतलब देवों के द्वारा रचना की गई है ये 4 वेद। आई बात समझ में। तो देवता तो नीचे आएगा ही नहीं लिखने के लिए, तो वो अपने प्रतिनिधि भारत मतलब इस धरती पे उतारेगा। आई बात समझ में। यही कारण है कि हमने देखा है, हम देखेंगे कि गुप्त काल में ना अपनी उपाधियों में परम भागवत कहते थे अपने आप को। गुप्त काल परम भागवत मतलब, भागवत का मतलब होता है भगवान विष्णु। ठीक है, तो भगवान विष्णु की अवतार मानते थे गुप्त काल के राजाएं अपने आप को। ठीक है, अशोक देवनाम प्रिय लिखते थे अपने नाम के पहले, देवनाम प्रिय अशोक। ठीक है, तो देवताओं के प्रिय थे अशोक। आई बात समझ में। तो प्राचीन काल का पूरा इतिहास ना ज्ञान का पूरा इतिहास है, हमारी सभ्यताओं पर गर्व करने वाला इतिहास है। हमें आज जो संकुचित महसूस होता है ना कि हम मुगलों के गुलाम हुए, उसके बाद अंग्रेजों का, तो इन गुलामी वाली मानसिकता को दूर करने वाला इतिहास कौन सा है, तो प्राचीन काल का इतिहास है। आई बात समझ में। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो इसकी समय अवधि के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो वैदिक काल की ना एक बहुत बड़ी परेशानी क्या है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, आर्यों की भाषाओं को समझने के लिए, उनके जीवन शैली को समझने के लिए सिर्फ एक ही स्रोत था, ऋग्वेद। आई बात समझ में। क्योंकि स्रोत एक ही था ना, तो हमें समय अवधि भी हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता। कई इतिहासकारों का मत इसमें भी भिन्न भिन्न है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ नहीं सके, इस वजह से समय अवधि को हम फैक्ट एकदम करेक्ट नहीं बता सके। लेकिन ऋग्वैदिक काल की समय अवधि के बारे में सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्रोत का मात्र एक ही प्रमुख वजह हो सकता है, वो भी है ऋग्वेद। ठीक है, तो मैक्स मूलर एक प्रसिद्ध इतिहासकार है विदेशों में। उनका कहना है कि मैक्स मूलर के अनुसार कि ऋग्वैदिक काल 1200 BC बिफोर क्राइस्ट हो सकता है। उन्होंने भी हो सकता है में जवाब दिया, क्योंकि सोर्स का माध्यम सिर्फ ऋग्वेद है। आई बात समझ में। तो व्हिटली नामक एक
और विदेशी इतिहासकार है। तो मैक्स मूलर को उन्होंने आलोचना कर दिया कि इसकी वजह तो आप बताइए, सिर्फ 1200 BC बोलने से क्या होगा। तो पूरे जितने भी इतिहासकार हैं ना, जो इस मामले में जानकार है थोड़ा बहुत वैदिक सभ्यता के बारे में, उनको ओपन चैलेंज किया कि कोई एकदम कंफर्म बता सकता है तो बताइए मुझे कि क्या 1000 BC में वैदिक सभ्यता थी, या 1500 BC में, या 1200 BC में। तो उन्होंने ओपन चैलेंज दिया, लेकिन सभी इतिहासकार ने लगभग मैक्स मूलर की जो मान्यता है ना, उसी पर ही अपना मोहर लगाया है। दूसरा कन्फ्यूज इसलिए होता है साथियों, मैक्स मूलर का 1200 BC ये भी अनुमान है, ये पहला हो गया। अब दूसरा उलझन का कारण क्या है, हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के निवासी आर्य थे। तो आर्य ना ईरान और यूरोप के कुछ क्षेत्र में भी फैला हुआ था। ये हो गया भारत, ये हो गया किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा मध्य एशिया है। मध्य एशिया के बाद आता है साथ ही यूरोप, ठीक है। ये हो गया इराक, ये हो गया ईरान, ठीक है। तो ईरान और यूरोप के कई क्षेत्रों में ना आर्य भी निवास करते थे। तो इन ईरानियों के सबसे पुराने ग्रंथ का नाम क्या है? अश्वेता, ठीक है, अश्वेता। तो अश्वेता में जिन सूक्तियों का वर्णन है ना, सेम सूक्तियां ऋग्वेद में ही हमें देखने को मिलता है। तो ये अश्वेता ना 1000 BC में लिखा हुआ था। तो इसी में और उलझन है, ठीक है। तो कई इतिहासकारों का मानना है, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईरानी हो सकते हैं, तो ईरान के जो प्राचीन ग्रंथ है अश्वेता, तो 1000 में BC में था। तो हो सकता है कि वैदिक सभ्यता भारत में ऋग्वैदिक काल 1000 BC के अंतर्गत रहा होगा। आई बात समझ में। दूसरा क्या है साथियों, एक मध्य एशिया में ना इस क्षेत्र में एक बोगाज कोई अभिलेख हमें मिला है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जिन देवताओं का वर्णन है ना, इंद्र का, मित्र, वरुण, तो उन्हीं देवताओं का वर्णन बोगाज कोई अभिलेख में हमें भी देखने को मिलता है। और ये कम से कम 1400 BC के अंतर्गत हमें मिला है। आई बात समझ में। ये साक्ष्य बोगाज कोई का अभिलेख का साक्ष्य 1400 BC में आता है। तो मोटा मोटा ये अनुमान लगाया गया कि 1500 BC से 1000 BC के अंतर्गत रहा होगा। ये मोटा मोटा, ये भी एकदम फैक्ट नहीं है। आई बात समझ में। तो हम उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल को ना 1000 BC से 600 BC के अंतर्गत रखा गया है। आई बात समझ में। साथियों, मैंने आपको अभी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मतलब निवासी आर्य थे। आर्य का मतलब होता है जो श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, उसे हम आर्य कहते हैं। आर्य दरअसल संस्कृत का शब्द है ना, याद रखना। अगर हम इसको हिंदी में रूपांतरित करें तो उत्तम आएगा, श्रेष्ठ आएगा। तो जैसे कि समयावधि अनुमान पे आधारित था ना, सेम उसी प्रकार से ये आर्य कहाँ से आए थे, सभी इतिहासकारों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग लोकेशन स्थल को बताया है। तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो भारत के निवासी थे, उनका यह मत है कि आर्य ने उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव यहाँ पास है सबसे ऊपर में, ठीक है, यहाँ पास है सबसे भारत के सबसे निचले की ओर दक्षिण। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य यहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव मैं आपको एकदम मैप के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में जल्दी से बैठ जाए, ठीक है। मैक्स मूलर का जो स्टेटमेंट है, जो स्थल है, वो महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। आई बात समझ में। तो मध्य एशिया का मतलब, कहने का मतलब होता है भारत एशिया के अंतर्गत आता है। तो मध्य एशिया मतलब के अंतर्गत अफगानिस्तान हो गया, इराक, ईरान, ठीक है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब चाइना, ठीक है, चाइना, रूस, ये सब मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में। तो इनका मत है कि इन्हीं मध्य एशिया से होकर भारत आया था। इन्हीं मध्य एशिया से ही आर्य भारत में आए थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। तिब्बत यहाँ पास। आई बात समझ में। तो इनका मतलब है कि यहाँ से चलकर ये आर्य उत्तर भारत में बस गए।
ठीक है। अविनाश चंद्र के अनुसार ये सप्त सिंधु प्रदेश से ही था। इनका मतलब है तो भारत मतलब आर्य कहीं बाहर से आए नहीं थे, जैसे कि इन्होंने बोला कि उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत से आए थे, ऐसा नहीं है करके इन्होंने सभी को कटाक्ष किया और सप्त सिंधु प्रदेश को बताया। सप्त सिंधु प्रदेश सिंधु नदी, उसके जो वो सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी सरस्वती नदी के इर्द गिर्द यहीं पे। तो साथियों हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि यही एकमात्र स्रोत है ऋग्वेदिक काल को जानने का। तो ऋग्वेदिक काल में क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे और इसका परिचय आखिर है क्या। तो इस वेद में ना आर्यों के बारे में वर्णन है, आर्यों के राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है ताकि हम इसको समझ सकें। ठीक है, उसी बेस के आधार पर हम अगले वीडियो में पूरे के पूरे जीवन शैली को हम देखेंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का। तो इस ऋग्वेद के अनुसार ना आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु था। आई बात समझ में। तो अविनाश चंद्र के जो दावा था ना यह कि सप्त सिंधु प्रदेश हो सकता है, तो इसका मुहर ऋग्वेद लगा देता है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आई बात समझ में। इसका सबूत यह है कि आर्य जो शब्द है ना वो संस्कृत शब्द ही है, आर्य। ठीक है, तो इस ऋग्वैदिक काल में ना 10 मंडल है। 10 मंडल का मतलब होता है, मंडल मतलब होते हैं अध्याय या फिर चैप्टर। 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर को ना 128 सूक्ति में बांटा गया है। ठीक है, सूक्ति मतलब मंडल का अध्याय का छोटा पाठ होता है। ठीक है, इस सूक्ति का और छोटा पाठ क्या होता है, श्लोक। हम लोग संस्कृत श्लोक कई बार पढ़े हैं ना, संस्कृत पढ़े हैं ना 6वीं 7वीं में, तो वही है श्लोक। जैसे कि विद्या ददाति विनयम, ये एक श्लोक है। ठीक उसी प्रकार का श्लोक ना 10,580 श्लोक इस ऋग्वैदिक काल में है। सूक्ति की संख्या 1028 है और 10 मंडल है। आई बात समझ में। तो दूसरा से 7वां मंडल को हम वंश मंडल कहते हैं। आई बात समझ में। तो वंश से संबंधित इसके बारे में वर्णन है आर्यों की। ठीक है, 9वां मंडल को हम सोम मंडल कहते हैं। आई बात समझ में। 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है, सबसे पहले ना उसी की रचना हुई थी। आई बात समझ में। 7वां मंडल की पहला और 10वां मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया। आई बात समझ में। तो 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में ना 4 वर्ण के बारे में वर्णन, 4 वर्ण के बारे में हमने देखने को मिलता है। वर्ण का मतलब होता है साथियों, वर्ण का मतलब होता है जो अपने कार्यों के आधार पर बांटा गया, एक कार्यों के आधार पर जो हम बांटते हैं ना उसे हम कहेंगे वर्ण। जैसे कि 4 वर्ण हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो 4 वर्ण सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्राह्मण का काम क्या है, पूजा पाठ करना। ठीक है, राजाओं को ज्ञान देना, ये सब ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम है अपनी राजाओं की रक्षा के लिए लड़ाई करना। आई बात समझ में। वैश्य का मतलब होता है व्यापार का सृजन करना, व्यापार करना, बिजनेस मॉडल अपनाना। ठीक है, वैश्य। शूद्र का मतलब होता है इन जो तीनों उच्चतम क्वालिटी के जो लोग हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना इनकी काम है, शूद्रों का काम। ठीक है, ये पहले कर्म के आधार पर था एक्चुअल में शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे ना जटिलता आई समाज में और ये वंशानुगत होने शुरू हो गया। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हो गया, भले वहाँ कितना ही गधा क्यों न रहे। आई बात समझ में। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही हो गया बाद में, चाहे वो कितना ही गधा क्यों न हो। आई बात समझ में। तो धीरे धीरे जटिलता आई समाज में। तो इस ऋग्वैदिक काल में ना सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। ठीक है, इसे नदीतमा भी कहा जाता है। यमुना को वर्णन 3 बार है और गंगा को वर्णन 1 बार है। गंगा नदी को ना जाह्नवी नदी भी कहते हैं। आई बात समझ में ऋग्वैदिक काल में। तो ये थोड़ा बेसिक परिचय मैं आपको बता दिया हूँ ऋग्वैदिक काल के बारे में। अब इसके अगले वीडियो में हम सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, इनके बारे में पूरा अच्छे से वर्णन करेंगे। आई बात समझ में। साथियों, अगर मेरी कोशिश आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।